अब ठीक है। तो नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी जो है बिहार बोर्ड 2026 का एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होगा और उसी एग्जाम को और बेहतर बनाने के लिए हम लोग लाए हैं आप सभी का जितना भी हिंदी व्याकरण से रिलेटेड चैप्टर है उन सभी चैप्टरों को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो आज हम तो आप जो है हमारे इस वीडियो में पूरे रूप से बने रहे ताकि आप 2026 के एग्जाम में जो है आप बहुत अच्छे से एग्जाम में बढ़िया से बेहतर कर सकते हैं और अपने एग्जाम को और मतलब बेहतर तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है हम हिंदी व्याकरण का जो है हम लोग सबसे पहले जानेंगे हिंदी व्याकरण क्या होता है, उनसे जितने भी रिलेटेड टॉपिक है उन टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग क्या करेंगे जानेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन जो है हमारा स्टार्ट होता है कि सबसे पहले हम हिंदी व्याकरण के बारे में हिंदी तो हिंदी व्याकरण हम लोग सबसे पहले जानेंगे आखिर हिंदी व्याकरण होता क्या है। हिंदी व्याकरण होता क्या है। तो अगर हिंदी व्याकरण की अगर चर्चा करें तो हम लोग जानते हैं कि बचपन से हम लोग ने पढ़ा है कि हिंदी व्याकरण जो है कि जिस शास्त्र से हमें शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना आ जाता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, उस शास्त्र को बोलते हैं हिंदी व्याकरण। ठीक है, तो उसी हिंदी व्याकरण को हम थोड़ा कुछ चेंजिंग करेंगे और उसको और ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ जो है हम लोग बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हम लोग अगर हिंदी व्याकरण का अगर डिफिनेशन कहा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि जिस शास्त्र की सहायता से किसी भी भाषा के बनावट से संबंधित नियमों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाए उस शास्त्र को हम लोग हिंदी व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अगर इसको हम लोग ध्यान पूर्वक समझे तो जिस शास्त्र की सहायता से जिस शास्त्र की सहायता से हमें किसी भी भाषा के बनावट से संबंधित नियमों का विस्तार पूर्वक अध्ययन हो उस शास्त्र को हिंदी व्याकरण कहते हैं। हिंदी व्याकरण कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जिस शास्त्र से हमें क्या करना है कि शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना या किसी भी भाषा, जिस शास्त्र से हमें किसी भी भाषा के बनावट से संबंधित नियमों का विस्तार पूर्वक अध्ययन हो उस शास्त्र को हम बोलेंगे क्या, हिंदी व्याकरण। ठीक है, उसके बाद जो है कि हिंदी व्याकरण का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, यानी हम लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं या किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, हम लोग किसी ना किसी कारण से उसको पढ़ते हैं। तो आज हम लोग वही जानने वाले हैं कि आखिर हिंदी व्याकरण जो पढ़ते हैं आखिर क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, आखिर हम लोग जो है हिंदी व्याकरण जो है एक्सप्लेनेशन यानी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्यों करते हैं, तो इसी को हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इनका जो है सबसे पहले उद्देश्य की अगर बारे में चर्चा किया जाए, उद्देश्य, तो इनके पहला उद्देश्य जो आता है कि वर्णों शब्दों वाक्यों की शुद्धता का
शुद्धता का ज्ञान प्राप्त कराना। पहला उद्देश्य हो गया किसी भी यानी वर्णों, शब्दों और वाक्यों की शुद्धता का ज्ञान प्राप्त कराना। यानी हम लोग किस पर कौन सा वर्ण हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, कौन सा वर्ण है, स्वर है या व्यंजन है, या कौन सा वर्ण हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, कौन सा शब्द हम लोग सही तरीके से लिखते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर यहाँ पे जो है हम लोग जानते हैं घ और जो र से मिलकर बनता है क्या, एक घर। घ और र से मिलकर बनता है एक घर। तो अगर यही हम लिख दे कि पहले र लिख दे उसके बाद जो घ लिख दे, तो क्या ये घर बनेगा? घर बनेगा नहीं। तो इसको ध्यान में रखना है कि इन सभी रूल्स को हम लोग जिस शास्त्र में पढ़ते हैं उन शास्त्र को हम बोलते हैं हिंदी व्याकरण। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं कि दूसरा जो है हमारा दूसरा उद्देश्य कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा को नवीन बनाना। तो हम लोग दूसरा जो है ये जानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा को क्या करना है, तो नवीन बनाए, नए नए भाषाओं का निर्माण करना है। ठीक है, और नए नए भाषाओं में जो है अपनी कुछ जो है भाषा का जो है योगदान करना है। ठीक है, ताकि हम लोग जो है अपनी उस भाषा को और एक बेहतर तरीके से भाषा को और बना सके। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा तीसरा जो है भाषा को विकृत होने से बचाना। भाषा को विकृत होने से बचाना। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर लिख दे कि वह लड़का घर जाता है, तो हमने हिंदी व्याकरण में इस तरह से रूल्स एक वाक्य बनाना हमने सीखा था। ठीक है, लेकिन अगर यही पर अगर कह दे कि है वह लड़का घर, तो क्या अब देख सकते हैं कि हमने हिंदी व्याकरण में वाक्य बनाना सीखे थे शुद्ध यानी अर्थ जो है एक बिल्कुल यानी अर्थ स्पष्ट करे, एक अच्छा सा वाक्य बने, अर्थ बने, तो हम लोग ये पढ़े थे। लेकिन अगर हम यही इसी को लिख दे कि है वह लड़का घर, ठीक है, तो ये जो एक वाक्य होता है क्या होता है, गलत सेंटेंस होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या है हिंदी व्याकरण को पढ़ते हैं। तो ध्यान में रखना है कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी वर्ण हो गया, शब्द हो गया, वाक्य हो गया, उन सभी को किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, और उनके अंतर यानी कहाँ पे जो है कॉमा का प्रयोग करना है, कहाँ पे जो है कौन सा रूल्स लगेगा, उन सभी रूल्सों को हम लोग क्या करते हैं कि हिंदी व्याकरण में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग जानेंगे कि हिंदी व्याकरण के भाग। हिंदी व्याकरण के भाग अगर हिंदी व्याकरण के भाग की अगर चर्चा करें तो इसको हम लोग 5 भागों में पढ़ते हैं। पहला जो है वो वर्ण विचार, दूसरा जो है वो शब्द विचार, और तीसरा जो है वाक्य विचार, चौथा जो है वो है चिन्ह विचार, और पांचवा जो है वो छंद विचार। तो इन हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम इन 5 भागों को पढ़ने वाले हैं, और 5 भागों को हम लोग पूर्ण रूप से अध्ययन कर ले तो हमारा जो है लगभग हिंदी व्याकरण जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं इनके भाग जो है, पहला जो है हमारा वर्ण विचार में हम लोग वर्णों से रिलेटेड बातें पढ़ते हैं। जितने भी वर्ण के बारे में जितने भी रूल्स हो या जितने भी वर्ण है उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ा है वर्ण विचार। तो आइए हम लोग चलते हैं वर्ण विचार की ओर। तो पहला जो है वो वर्ण विचार यानी वर्ण विचार,
और वर्ण विचार में हम लोग पहला जो पढ़ने वाले हैं वर्ण, आखिर वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि वर्ण हम लोग उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल में अगर इसके बारे में चर्चा किया जाता, ओ आ जाएगा, आ जाएगा, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, री, को हलन, खो हलन, गो हलन। ठीक है, ये सभी जो है बहुत सारे जो और भी बहुत सारे जो है आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है कि अब बतलाइए कि ओ को हम तोड़ सकते हैं, ओ वर्ण जो है इसको हम तोड़ सकते हैं, बतलाइए किस किस कौन सा वर्ण में हम तोड़ सकते हैं। तो अ को हम लोग किसी वर्ण में नहीं तोड़ सकते। जैसे अगर कोहलन, ठीक है, कोहलन, तो कोहलन क्या, कोहलन को हम तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि अब वर्ण के प्रकार के बारे में। तो अगर वर्ण के प्रकार की अगर चर्चा किया जाए, वर्ण के प्रकार, तो इनके वर्ण के जो है वो दो प्रकार है। इसको ध्यान में रखिएगा कि स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, और एक आता है व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण अगर का डिफिनेशन अगर आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण जिस वर्ण के उच्चारण में, जिस वर्ण के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहेंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो याद रखिएगा कि अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, आई, ओ और औ, ये जो है आता है ये स्वर। ठीक है, स्वर वर्ण की अगर संख्या पूछेगा तो इसको ध्यान में रखिएगा कि 11 होता है। एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है, तो 11। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन वर्ण। तो आइए हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्ण। अगर व्यंजन वर्ण की अगर चर्चा किया जाए तो ध्यान में रखिएगा कि व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं या जिस वर्ण के उच्चारण में, या जिस वर्ण के उच्चारण में, वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। हमने पढ़ा कि स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, जबकि व्यंजन वर्ण में जो है स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। ठीक है, दो वर्ण यानी स्वर और व्यंजन। तो अगर व्यंजन के निर्माण में जो है स्वर सहायता करता है, लेकिन स्वर के निर्माण में जो किसी दूसरे वर्ण की यानी व्यंजन सहायता नहीं करता। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिखते हैं क, ठीक है, ये क एक वर्ण है।
क में अगर हम क्या करते हैं, ये क हलंत पे हम अ अगर जोड़ देते हैं तो बन जाता है क्या, क, ठीक है, यानी पूर्ण क, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए, ये जो क बना, ये व्यंजन वर्ण बना, वो किस किस के सहयोग से, तो एक स्वर है और एक व्यंजन, तो इन दोनों के सहयोग से बना है क, ठीक है। तो याद रखिएगा कि व्यंजन वर्ण के निर्माण में जो है वो स्वर वर्ण सहायता करता है, ठीक है। अगर व्यंजन वर्ण की अगर संख्या की पूछा जाए, संख्या, अगर व्यंजन की संख्या पूछा जाए तो याद रखिएगा एग्जाम के दृष्टि से 33 होता है, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से याद रखिएगा कि 33 होता है, कि व्यंजन वर्णों की संख्या 33, स्वर वर्णों की संख्या 11, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है स्वर वर्ण की अगर संख्या पूछा जाए तो स्वर की संख्या जो है 11 को है, और 11 ये दोनों में से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। संख्या वाला जितना भी आएगा सभी याद रखिएगा, ताकि आप जो है एग्जाम में जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे, आप झट से क्या करेंगे, जवाब देकर उसको जो है बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे है जो है, आगे है स्वर वर्ण के प्रकार। स्वर वर्ण के प्रकार। स्वर वर्ण को जो है कि दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में, यानी वर्णों के मेल के आधार पे, ठीक है, वर्णों के मेल के आधार पे जो है दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है संयुक्त स्वर और एक बांटा गया है मूल स्वर, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, एक हो गया क्या, मूल स्वर, और एक हो गया संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर यानी मूल स्वर में जो है किसी दूसरे स्वर का मेल नहीं होता है, जबकि जो है संयुक्त स्वर में जो है किसी दूसरे स्वर का मेल होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे जो है ओ आ जाएगा, ओ में कोई दूसरा वर्ण नहीं है, ठीक है। जैसे और की बात करें तो हर्षई आ जाएगा, हर्षऊ आ जाएगा, और री। अब ये चारों आप देखेंगे तो इन चारों में जो है कोई भी दूसरे वर्ण का सहायता या किसी दूसरे वर्ण से मिलकर नहीं बना है, ठीक है। उसके बाद अगर संयुक्त स्वर की बात करें तो ऐसे बोलना है कि वैसे स्वर जो दो अन्य स्वर से मिलकर बने होते हैं उसे बोलेंगे संयुक्त स्वर। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें तो अगर हम लिखते हैं क्या, आ, तो आ जो है वो मिलके बना है क्या, तो अ जोड़ आ से मिलकर बना है। उसके बाद जो है इसको इधर इधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दीर्घई की बात करें तो हर्षई और दीर्घई मिलकर बना है, दो अन्य स्वर है। उसके बाद अगर ए की बात करें तो ए जो है, अगर दीर्घऊ की बात करें तो उ जोड़ दीर्घऊ बराबर हो जाता है। उसके बाद ए की बात करें तो ए जो मिलता है अ जोड़ ई के मेल से बन जाता है। ए की बात करें तो ए जो मिल जाएगा क्या, अ जोड़ ए के मेल से बन जाएगा। उसके बाद ओ की बात करें तो ओ जो है अ जोड़ उ बराबर बन जाएगा ओ। उसके बाद जो है अगर औ की बात करें तो अ जोड़ ओ बराबर बन जाएगा औ। तो यहाँ पे आप देखते होंगे कि जहां पर भी ये संयुक्त स्वर में जो है कि जितने भी वर्ण बना है दो अन्य स्वर वर्ण से मिलकर बना है, इसलिए जो है इनका नाम पड़ा क्या, संयुक्त स्वर। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर मूल स्वर की संख्या भी पूछेगा तो इसको ध्यान में रखिएगा क्या, कितना, तो 4, ठीक है। उसके बाद जो है संयुक्त स्वर की संख्या अगर पूछेगा तो उसको ध्यान में रखिएगा कितना हो जाएगा, तो 7, ठीक है। उसी तरह से अब जो है कि वर्ण को जो है उच्चारण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। वर्ण को जो है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है दीर्घ स्वर, दूसरा जो बांटा गया है ह्रस्वर, और तीसरा जो बांटा गया है वो प्लुत स्वर। ह्रस्वर में याद रखिएगा कि जिसके उच्चारण में कम समय लगे, जिसके उच्चारण में कम समय लगे ह्रस्वर कहलाता है। ह्रस्वर की संख्या की अगर चर्चा करें तो इसकी संख्या जो है 4 होता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। 4 जो है वो कौन कौन होता है, तो याद रखिएगा अ होता है,
हर्षई होता है, हर्षऊ होता है और री होता है। और ये चारों जो स्वर है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चार में से चार जो है कोई एक दे देगा, अ दे देगा, या हर्षई दे दे, हर्षऊ दे दे, री दे दे, और पूछता है कि इसमें से कौन सा स्वर है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन के अनुसार जो है हम लोग जो चलेंगे कहा तो हर्स्वर। ठीक है, उसके बाद जो है कि दीर्घ स्वर की अगर चर्चा करें तो जिसके उच्चारण में अधिक समय लगे, जिसके उच्चारण उच्चारण में अधिक समय लगे, अधिक समय लगे, दीर्घ स्वर कहलाता है, दीर्घ स्वर कहलाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, जिसके उच्चारण में ज्यादा समय लगे दीर्घ स्वर, जिसके उच्चारण में कम समय लगे हर्ष स्वर, और प्लुत स्वर में जो है हर्ष और दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे दीर्घ स्वर की संख्या की बात करें, संख्या, तो संख्या में याद रखिएगा इसका जो है 7 होता है, और 7 में जो है 11 स्वर होता है। स्वर में से जो है 4 को हटा दीजिएगा, ओ हर्षई दीर्घ हर्षऊ, उसके बाद री। ठीक है, अ हर्षई हर्षऊ और री, ये चारों अगर हटा दीजिएगा तो जो 7 को बचेगा वो 7 को जो है वो स्वर। तो अभी तक हमने पढ़ा क्या कि स्वर वर्ण की संख्या अगर पूछ दे, स्वर वर्ण की संख्या तो याद रखिएगा 11, व्यंजन की संख्या अगर पूछ दे तो याद रखिएगा 33, और हरस स्वर की संख्या पूछ दे, हरस स्वर की संख्या तो 4, और दीर्घ स्वर की संख्या पूछ दे तो याद रखिएगा 7। ठीक है, उसके बाद मूल स्वर की संख्या पूछ दे, मूल स्वर की संख्या इसको भी ध्यान में रखिएगा 4, और संयुक्त स्वर की संख्या अगर पूछ दे तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कितना 7। तो यहां से आप ध्यान में रखिएगा कि ये 4 में से 4 क्वेश्चन जो है, ये 4 जो है इस 4 को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 4 में से जो है आप देखिएगा कि हर एक साल जो है एक क्वेश्चन पूछा गया, और यहाँ के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चारों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 4 में से एक भी अगर क्वेश्चन पूछ देता है तो आपका 1 नंबर जो है कंफर्म होता है, और 1 नंबर जो कंफर्म होता है इससे जो है आपके लिए जो है बहुत फायदेमंद भी हो सकता है। ठीक है, तो याद में ध्यान रखिए कि एक एक नंबर मिलकर ही 100 नंबर पूरता है। तो आप जब भी एग्जाम बनाए, जब भी आप एग्जाम में बनाए तो आप शांति तरीके से बनाए, और जब भी एग्जाम में अगर आपके पास जो है क्वेश्चन अगर कंफ्यूजन आ जाए तो उसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है 100 क्वेश्चन रहेगा, और 100 क्वेश्चन में से जो है आपको जो है 50 ही बनाना होता है। तो आप जो है कोशिश कीजिएगा कि 100% में 100% जो ऑब्जेक्टिव एक भी तो गलत ना करें। ठीक है, क्योंकि आपका जो है 1 नंबर के जो है आपके प्रभाव को, यानी आप पर जो है प्रभाव हो सकता है 1 नंबर के कारण भी। तो ध्यान में रखना है कि 1 नंबर भी जो है हमको गलत नहीं करना, ऑब्जेक्टिव हमको पूरा से पूरा ही बनाना है, ताकि जो है हमारा अदर सब्जेक्ट का जो भी हो उसमें भी, और जो है जितने भी सब्जेक्ट एग्जाम का होगा उन सभी में आप जो है बहुत बढ़िया तरीके से और अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। तो आपके सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने माइंड को एक्टिव बनाइए, और साथ में एक्टिव बनाने के साथ साथ आप अपने में पॉजिटिविटी लाइए कि हमसे एक गलती भी क्वेश्चन हो रहा था, आखिर क्यों हो रहा है, यानी इसके में अंतर्गत जो है हमारे कुछ ना कुछ कमी है। अगर कुछ कमी है तभी तो 1 नंबर गलती हो रहा है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि 1 नंबर भी गलती ना हो, और जो है आप पूरे में पूरे बढ़िया से बना के आइएगा। और जब अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जरूर कमेंट इस बात को कीजिएगा कि जो आप अच्छे तरीके से एग्जाम कर रहे, यानी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो और भी जो है आप जो है नए वीडियो के लिए जो है आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कि ताकि जो है उस टॉपिक पर हम वीडियो बना के आपको जो है जल्द से जल्द जो है प्रोवाइड करा सके, ताकि जो है आप अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सके। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे हमने पढ़ा क्या वर्ण, अब हमको एक बच गया क्या वर्णमाला। तो आखिर हम लोग जानेंगे वर्णमाला। वर्णमाला, तो वर्णमाला की अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्णों का जो हम एक जगह कर देते हैं, संग्रह कर देते हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं क्या वर्णमाला। तो वर्णमाला में हम लोग जानते हैं कि स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है, तो 11।
ए, आई, ओ और औ। ये स्वर की संख्या जो होता है कितना, तो 11। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि स्वर की संख्या जो 11। उसके बाद अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग जो है वो 5 होता है। पहला जो है वो क वर्ग, क वर्ग, उसके बाद जो है च वर्ग, उसके बाद जो है ट वर्ग, उसके बाद जो है त वर्ग, उसके बाद जो है वो प वर्ग। ठीक है, तो इन पांचों वर्ग में जो है कितने कितने वर्ण होते हैं, तो 5 वर्ण होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क में आ जाएगा ये पांचों वर्ग। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिएगा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन पांचों वर्गों में 5 वर्ण होता है। और टोटल अगर वर्ण की बात करें तो 25 होता है। और ये 25 जो है कहलाता है स्पर्श व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन। इसको ध्यान में रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपसे पूछ देता है कि स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितना, तो आप याद रखिएगा 25 यानी 25। 25 हमेशा याद रखिएगा कि जो है कि स्वर वर्ण की संख्या तो 11 हो गया। उसके बाद व्यंजन वर्णों की संख्या कितना, 25। उसके बाद अगर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या अगर पूछ दे तो इसको ध्यान में रखिएगा कितना, तो 52 होता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या बोलेगा तो 52, और स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या पूछेगा तो याद रखिएगा 25, और स्वर वर्ण की संख्या पूछेगा तो 4। उसके बाद इसी में कुछ और वर्ण आ जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर पूछ दे अंत अस्त व्यंजन वर्ण, अंत अस्त व्यंजन वर्ण की अगर संख्या पूछ दे तो इसको याद रखिएगा 4। और 4 में कौन कौन होता है, तो य, र, ल और वो। और ये जो चारों जो होता है अंत अस्त व्यंजन वर्ण, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इन चारों में से जो है कोई ना कोई एक ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि इनमें से कौन सा व्यंजन वर्ण है। तो आप याद रखिएगा य, र, ल, व। यानी अगर हम लोग क्या करते हैं, य, र, ल, व पढ़ते हैं, आप पढ़िए कि य, र, ल, व। इस तरह से जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमको ऐसा महसूस होता है कि अंदर का बाहर का जो वायु है वो क्या हो रहा है, अंदर की ओर आ रहा है। ठीक है, हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, यानी अंत अस्त। ठीक है, यानी अंदर की ओर आ रहा है, तो इसलिए इन सभी वर्णों को हम बोलते हैं अंत अस्त व्यंजन वर्ण। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस अदर वर्ण की बात करें तो याद रखिएगा एक आता है उष्ण व्यंजन वर्ण, उष्ण व्यंजन वर्ण। उष्ण व्यंजन वर्ण की भी संख्या अगर बात करें तो ये भी 4 होता है। और चारों में कौन कौन होता है, तो याद रखिएगा तलाब्य स, मूर्धन्य स, दंते स और ह। ठीक है, ये उष्ण व्यंजन वर्ण, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और एक जो और है वो संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण। अगर इसकी संख्या पूछेगा तो इसको भी याद रखिएगा 4 होता है। इसमें कौन कौन होता है, तो अक्षर, त्र, ज्ञ और एक आता है स्र। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है एक आता है द्विगुण व्यंजन वर्ण, द्विगुण व्यंजन वर्ण, द्विगुण व्यंजन वर्ण। एक आता है जो बड़ी र है, र, उसके बाद एक आता है ढ। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि द्विगुण व्यंजन वर्ण की संख्या पूछेगा तो याद रखिएगा 2, और 2 में कौन है, ये बड़ी र और एक ढ आता है। उसके बाद जो है कि अगर आपसे पूछ देगा अयोगवाह की संख्या कितना, अयोगवाह, तो याद रखिएगा अयोगवाह जो है वो 2 होता है। और 2 में कौन कौन होता है, तो याद रखिएगा एक होता है अनुस्वार, और एक होता है विसर्ग। और ये दोनों होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अयोगवाह कितने होते हैं, तो 2, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, आइए हम शॉर्ट में पढ़ते हैं। तो हम लोग ने पढ़ा कि स्वर वर्ण की संख्या अगर पूछे 11, व्यंजन की संख्या अगर पूछ दे तो याद रखिएगा 33। उसके बाद अगर ह्रस्वर की संख्या पूछ दे
तो याद रखिएगा कितना, तो 4। उसके बाद दीर्घ स्वर की संख्या पूछ दे, दीर्घ स्वर की संख्या पूछ दे तो याद रखिएगा 7। उसके बाद मूल स्वर कौन कौन होता है, तो याद रखिएगा अ, हर्षई, हर्षऊ और री। उसके बाद जो है अगर आपसे पूछ देगा कि स्पर्श व्यंजन वर्ण कितना, स्पर्श व्यंजन, तो याद रखिएगा 25। उसके बाद अगर पूछ दे उष्ण व्यंजन वर्ण कितना, उष्ण व्यंजन वर्ण, तो इसको ध्यान में रखिए 4। उसके बाद जो है अगर पूछ दे अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, तो याद रखिएगा 4। उसके बाद अगर पूछ दे संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण, इसको भी याद रखिएगा 4। उसके बाद जो है अगर पूछ देगा द्विगुण व्यंजन वर्ण, तो द्विगुण व्यंजन वर्ण याद रखिएगा कितना, तो 2। नाम से ही पता चलता है द्विगुण में, द्विगुण यानी 2 गो, याद रखिएगा 2। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से अब का जो ऑब्जेक्टिव है फाइनल 2026 के लिए जो है जरूर 1 से 2 नंबर तुम्हारा आपका जो है वो फिक्स होगा, ठीक है। 2 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है संधि से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो हम जल्द ही जो है संधि का वीडियो लाने वाले हैं। तो आप जो है इस वीडियो यानी इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपने जो है मित्रों को भी जरूर से जरूर शेयर कर दे, ताकि वो भी इस वीडियो का जो है अच्छी तरीके से यानी फायदा उठा सके, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं आगे। अगर वर्ण की बात करें तो वर्ण हम लोग जानते हैं कि वर्ण तो हाँ यहाँ से टॉपिक जो है हमारा लगभग खत्म होता है, लेकिन 2 प्रकार के अन्य वही वर्ण आता है। जैसे अगर यानी जो है वर्ण को ही और डिवाइड किया गया है, भागों में बांटा गया है। जैसे एक आता है श्वास, ठीक है, श्वास या प्राण वायु, प्राण वायु के आधार पर, के आधार पर, श्वास या प्राण वायु के आधार पर जो है कि वर्ण को जो है वो 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है अल्प प्राण, अल्प प्राण वर्ण, अल्प प्राण वर्ण, और एक बांटा गया है महाप्राण वर्ण, महाप्राण वर्ण, ठीक है। अल्पप्राण महाप्राण क्या होता है, यानी अल्पप्राण से नाम से ही पता चलता है श्वास और वायु के आधार पर, तो यानी जिसमें याद रखिएगा कि जिसके उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता होते है उसे बोलेंगे क्या, महाप्राण, और जिसमें कम वायु की आवश्यकता होता है उसे अल्पप्राण। जैसे एग्जाम्पल में इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगले आने वाला जो वीडियो में है उसमें चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पे शॉर्ट में ध्यान पूर्वक रखिए याद कि अगर अल्पप्राण की अगर पूछ दे निम्न में कौन है अल्पप्राण या निम्नलिखित में से कौन है अल्पप्राण और महाप्राण, तो अल्पप्राण जो है प्रत्येक 5 को वर्ग हमने पढ़ा, 5 वर्ग जो है इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे जो है हम लोग 5 जो वर्ग पढ़े हैं, ठीक है, उन 5 वर्गों को ध्यान में रखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, और उनमें जो है कि कौन कौन सा वर्ण आएगा, तो याद रखिए अल्पप्राण में जो आता है 1, 3 और 5वां वर्ण, ठीक है। यानी क वर्ग का जो है पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, उसी तरह से च वर्ग का जो है पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, उसी तरह से ट वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां, त वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां और प वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां। उसके बाद जो है इसके अलावा आ जाता है य, र, ल और वो, और यही इंपॉर्टेंट है, इतना ही पढ़ना है, डिफिनेशन नहीं पढ़ना है हमको। डिफिनेशन ऐसे पढ़ा देंगे हम अगले वीडियो में, लेकिन इसको ध्यान में रखेंगे, बस इतना ही हमको याद रखना है कि अल्पप्राण जो है प्रत्येक वर्ड का जो है पहला, तीसरा और 5वां है, और उसके अलावा जो है य, र, ल, वो। और महाप्राण में जो बच गया कौन कौन सा, तो यानी 1, 3, 5 हो गया, तो बच गया क्या 2 और 4, और इसमें हो जाएगा जो है कितलाब्य स, मूर्धन्य स, दंते स और ह, ये आ जाता है अल्पप्राण और महाप्राण। तो हम अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है अगले ही वीडियो में हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि यानी हमारे जो ध्वनि स्वर है, ठीक है,
यानी ध्वनि जो वर्ण का जो उच्चारण स्थान है, ठीक है, जैसे हो गया कंठ, मूर्धा, इन सभी के आधार पे जो है वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो घोष वर्ण और दूसरा जो है अघोष वर्ण। तो इसको भी हम लोग जानेंगे कि घोष वर्ण और अघोष वर्ण क्या होता है, तो अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे जो है इस वीडियो अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है इस वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमें बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। और आप जो है आपके जो एक सब्सक्राइबर से जो है हमें बहुत ही मतलब सपोर्ट मिलता है और हमें उत्साह बढ़ता है, ताकि हम आपके लिए और भी जो है नई नई प्रकार के यानी नई तरीके से वीडियो आपके समक्ष लाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।